हेलो एवरीवन, आपका अकाउंट्स का पेपर आज खत्म हो गया है। बहुत अच्छा गया होगा। आई नो आपकी प्रिपरेशन, आपके एफर्ट्स बहुत ही अच्छे थे। और अब नेक्स्ट पेपर अपना इकोनॉमिक्स है, उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ, क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा सा काफ़ी कम है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुद की भी स्ट्रैटेजी सोच के रखी है तो आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी या मैंडेटरी कि आप मेरे हिसाब से चले, बट हाँ, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक एज मिलेगा, ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो समझते हैं क्या है। पहली बात, आज है 13 तारीख, आपका अकाउंट्स का पेपर है। आप 5 दिन से या 4 दिन से बहुत हेक्टिक शेड्यूल में आपने प्रिपरेशन कर रखी थी। उसकी वजह से आज का जो टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपकी हालत वैसे ही ख़राब है, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर वैसे ही बहुत दिमाग बहुत ऑक्यूपाइड रहता है चीज़ों को लेकर। तो आप अभी पेपर दे के आए होंगे। अब क्या करना है, आराम से चीज़ों को अपने को समझना है। पहली बात तो आप आराम करिए 4 बजे तक, बहुत अच्छे से आराम करना है। 4 या 5 बजे तक आपको आराम करना करिए। अगर आपको आराम नहीं भी करना है तो 4 बजे तक कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी दिमाग में अकाउंट्स है, वो निकलेगा नहीं इतने जल्दी। चीज़ों अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे अब डिस्कस करते रहेंगे कि ये बना कि नहीं, वो बना कि नहीं। उनका कॉल आते रहेगा कि तेरे से ये बना कि नहीं। तो सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी इन चीज़ों की। पहली बात, अगर आप 4 बजे या 5 बजे उठते हैं तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास आ जाएगा एनएससीसी इको वन शॉट रिवीजन, करीबन 23-24 पेजेस में ऑलमोस्ट पूरा इकोनॉमिक्स आईडी प्लस मैक्रो पूरा शॉर्ट नोट्स है। सर पहला क्वेश्चन, क्या ये मैं इसको सिर्फ पढ़ लूं तो हो जाएगा? अगर आपने बुक रीडिंग इन डेप्थ डीप में आपने स्टडी की हुई है तो यहां ये बहुत आपको बेनिफिट देने वाला है। बुक आपने एक बार भी रीडिंग नहीं की है तो ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। रीजन बीइंग, मैंने चीजें समराइज्ड फॉर्म में लिखी है, मैंने चीजें प्रिसाइज लिखी हैं। अब अगर सर मैंने पढ़ लिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको वो पीडीएफ को बहुत अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, और रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को आपको बुक से ही रीड करना है। मैंने उसमें उसके नोट्स नहीं दिए हैं। रीजन बीइंग, वो चैप्टर बहुत अच्छा है, उसमें से बहुत सारे ऐसे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पिक किए जा सकते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट को आप बुक से रीड करिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, क्लास के नोट्स होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, वहां से रिवाइज करिए। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर मैंने नहीं पढ़ा है बुक से तो क्या करना चाहिए? आपको बुक रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज का पूरा दिन 12-1-2 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर को आईडी से स्टार्ट करिए, फिर मैक्रो में जाइए, क्योंकि मैक्रो इजी है। अगर आपने इजी में अपना पॉजिटिविटी अपनी क्या बोल सकते हैं, अपना बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो फिर आप आईडी को दिक्कत करेंगे। तो अगर आपको आईडी नहीं आता, आप आईडी को स्टार्ट करिए। मैक्रो नहीं आता तो मैक्रो स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा पोटेंशियल यूज होने वाला है। ओके सर, इसके बाद क्या करना है? अगर आपने बुक रीडिंग कर ली या मेरे नोट्स रीडिंग कर लिए, उसके बाद आपको करीबन मान के चलिए 400 या 500 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के, जिसमें मैक्रो में मैंने आपको असर्शन रीजन दिया, केस स्टडी नहीं दिया है। आईडी में मैंने असर्शन रीजन प्लस केस स्टडी भी और एमसीक्यू दोनों दिए हुए हैं। तो वो आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्वेश्चंस बनाने। अब ध्यान से समझिए, रात को 12 बजे 3 सैंपल पेपर आएंगे। 3 सैंपल पेपर या 11 बोल लीजिए, 11 बजे 3 सैंपल पेपर आएंगे, जो ऐसे होंगे डिफिकल्ट, एवरेज, इजी, इस फॉर्मेट में होंगे। मैं 3 सैंपल पेपर अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको उसको सॉल्व करना है। 1.5 घंटे का ही टाइम देंगे, 1.5 घंटे ही का ही अपन टाइम मैनेज करके रखेंगे, या 1 आवर 45 मिनट्स, जिससे आप अगर 11 बजे बैठते हैं तो करीबन 12:30-1 बजे तक वो हो जाए। 1 बजे तक आपको आंसर शीट मिल जाएगी, आप आंसर चेक करिए। ये टेंशन नहीं लेना कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी चीजें गलत हो रही है। अब ध्यान से समझना, 13 को तो मैंने बता दिया, 14th को जो चीजें आपको गलत हुई, जो चीज आपको आती नहीं है, या जो चीजें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, ये तीनों चीजों को अब आपको फोकस करना है। दैट इज, अब आपको बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है 14 का। आप 14 को जो करना है करिए, आपको रीडिंग करनी है रीडिंग करिए, आपको क्वेश्चन फिर से बनाना है क्वेश्चन बनाइए, आपने सैंपल पेपर सोचे थे सैंपल पेपर करिए, आपको याद करना है, लर्न करना है, रीड करना है, जो करना है करिए। लेकिन आपको सिर्फ करना है 3 बजे तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 14 को सुबह 9 बजे आपको मॉर्निंग शॉट्स मिलने वाला है। एक पीडीएफ आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझिएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट्स, हैपनिंग्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फुल फॉर्म, ये सारी चीजें एक समराइज फॉर्म में आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगी।
आपको सुबह उठकर 9 बजे 8 बजे 10 बजे जब आप उठ रहे हैं, पहला काम ये करेंगे चाय के साथ मस्त धूप में बैठने का और वो पीडीएफ को अच्छे से रीड करने का। मैं आपको प्लेलिस्ट भी दे दूंगा स्पॉटिफाई की, मस्त गाना सुनते सुनते, गाने नहीं है उसमें, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल चीजें हैं, तो उसको सुनने का और मस्त अच्छे से पीडीएफ को पूरा रीड कर लेने का। देखो यही काम आपको सुबह अगले दिन एक बार और 8 या जब भी आप 7 या 9 बजे जब भी आप उठते हैं, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, फिर से एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपके इससे कम से कम 5 से 6 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा। अगर आपको सुबह उठ के जो मैंने रिवीजन शीट दी है, अगर आपको उसको फिर से रीड करना है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, सुबह उठ के कोई क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं, जितना हो सके इकोनॉमिक्स थ्योरी सब्जेक्ट है और आप सुबह उठकर अगर थ्योरी चीजों को फोकस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान ये देंगे कि सर 14 की शाम को करना क्या है, 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद। 4 बजे के बाद अपन सॉल्व करेंगे करीबन 10 सैंपल पेपर। मैं लॉट में दूंगा, 2-2 सैंपल पेपर के लॉट में दूंगा, ठीक है। आपका मार्जिन ऐसा रहेगा, 1 घंटे में आपको 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, उसके बाद आधे घंटे आंसर शीट वगैरह चेक करने में आधा घंटा, 1.5 घंटे में 2, फिर आपको 1.5 घंटे में 2, ऐसे करते करते अपन 12 से 1 बजे तक करीबन 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उन 10 सैंपल पेपर में कुछ ओसवाल के होंगे, कुछ कहीं और के होंगे, तो वो मिक्स्ड है। रात को जो 3 मिलेंगे वो अलग सैंपल पेपर हैं, आपके पास जो 10 हैं वो अलग सैंपल पेपर होंगे, और मॉर्निंग में एक सैंपल पेपर आएगा जिसके साथ में आंसर साथ में आएगा, मतलब पीडीएफ के लास्ट में आपके आंसर भी होंगे। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है आपको थ्योरी रीड करनी है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान इस बात का देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जिनको जिनको असर्शन रीजन में दिक्कत है, मेक श्योर आप असर्शन रीजन को स्किप करें पेपर में, मतलब बनाना नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, स्किप करें, फोकस करिए 35 मार्क्स के ऊपर, 34 मार्क्स के ऊपर, असर्शन रीजन को लास्ट में रखिए। रीजन भी वो 5 नंबर आपको ओवरराइड कर जाएगा आपके 35 मार्क्स के दिमाग के ऊपर। तो इसीलिए मेरी तरफ से आप सजेशन मान लीजिए, या एक ऑर्डर मान लीजिए, या एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि प्लीज असर्शन रीजन के पीछे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो लास्ट में भी आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर में एटलीस्ट 35% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऐसे बन जाएंगे बहुत जल्दी, लाइक प्लानिंग कमीशन कब आया था, ऐसे क्वेश्चन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रीजन, रिस्ट्रिक्शन कोटा टैरिफ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजी बन जाएंगी। 35% मैं बोल रहा हूं, 35 से 40%। दिमाग जो लगने वाला है वो केस स्टडी और असर्शन रीजन में लगने वाला है। तो मेक श्योर आप असर्शन रीजन की वजह से अपने बाकी मार्क्स के साथ कोई भी ऐसा नेगेटिव उसके ऊपर इंपैक्ट ना आने दे। सबसे लास्ट, सर ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमें डिस्कस या हमको याद या हमको अभी रीडिंग करनी ही चाहिए। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है। पहली बात, M1 बैंकिंग चैप्टर में आपको फंक्शंस तो करने हैं, इससे ज्यादा फंक्शंस करने हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो अपन डिस्कस करते हैं ना, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इससे रिलेटेड जितने हो सके आपको थ्योरी पढ़ लेनी है। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले आपको फोकस करना है डेफिसिट, डेफिसिट के बाद आपको फोकस करना है ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में आपको करना है जो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता है, बजट के टाइप्स। तो आपका प्राइमा फेसी फोकस होना चाहिए डेफिसिट और ऑब्जेक्टिव्स पर। केस स्टडी गवर्नमेंट बजट से बन सकती है क्योंकि अकेला 6 नंबर का चैप्टर है, तो इससे केस स्टडी बनने के चांसेस ज्यादा है। इट डजंट मीन कि यहीं से केस स्टडी आएगा, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा है। दूसरी बात, बीओपी में आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, लास्ट में आपको पढ़ना चाहिए ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में ध्यान देंगे आपको करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन तो पढ़ना है, इवन आपको अच्छे से इसको समझ के जाना है इसका इंपैक्ट क्या होता है। दूसरी बात, मेथड का यूज, कौन क्या कर रहा है, कौन स्टेप्स लेता है, कौन डिसीजन लेता है, कौन इससे रिलेटेड दिमाग लगाता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी होंगी। अब बात करते हैं आईडी का फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत बार पढ़ा हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेट्स याद कर लीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के सेक्टर, ऑक्यूपेशनल सेक्टर में परसेंटेज, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो डेटा दिया हुआ है, हो गया। अपन बात करते हैं 1950 टू 1990। मैंने कुछ स्टूडेंट से डिस्कशन किया, उन्होंने बोला 1950 टू 1990 बहुत लंबा चौड़ा, एलपीजी तक, एलपीजी से पहले तक। तो ध्यान से समझिए, ग्रीन रेवोल्यूशन छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, और सबसे इंपॉर्टेंट आईपीआर 1956। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसको आपको स्किप करना ही नहीं। भले आप इंपॉर्टेंस छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री का, फॉरेन ट्रेड का आप इंपॉर्टेंस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आईपीआर,
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और उधर ग्रीन रिवोल्यूशन स्किप करें तो दिक्कत आएगी, ध्यान से समझिएगा। एलपीजी में आपको रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ने, मैंने बहुत डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। ध्यान देंगे, रूरल डेवलपमेंट को बुक से रीड करना है, एक एक वर्ड रीड करिए, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, आधा पौन घंटे में आपको चैप्टर रीड हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया डिलीट होने की वजह से बहुत छोटा सा चैप्टर हो गया है, उसमें सोर्स और इंपॉर्टेंस दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पॉवर्टी वाले चैप्टर की बात करें तो ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा लोग जो उसको गिव अप कर रहे हैं, उसमें जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसको गिव अप कर रहे हैं। प्लीज उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है या इसके ऊपर एक प्रोग्राम के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही, डेट से रिलेटेड या उसका क्या रीजन था उसको लाने का। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब ध्यान से समझिए, सर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं एग्जाम में, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट 5 चीजें। पहला, आप केओस क्रिएट कर सकते हो असर्शन रीजन को पहले पढ़कर, स्किप करें, असर्शन रीजन को लास्ट में पढ़ें, जिसकी वजह से आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा बाकी क्वेश्चन पेपर बन रहा है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्रो में जो डेफिसिट वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं पीडीएफ भेजूंगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट्स और डेटा बहुत अच्छे से रीड करेंगे, जो मॉर्निंग शॉर्ट्स मिलेगा आपको उसको अच्छे से रीड करेंगे। फोर्थ सबसे अच्छी बात, आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, आपने इकोनॉमिक्स बहुत बार रीड किया हुआ है, बुक रीडिंग की हुई है, आपने जो स्कूल में भी एग्जाम दी थी उसकी वजह से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं करीबन 450-500 क्वेश्चंस दूंगा, वो भी आपके बहुत सारे हो जाएंगे। आपने बहुत सारे सैंपल पेपर ऑलरेडी सॉल्व किए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं, आता बहुत कुछ है, आपको सिर्फ वहां से धूल हटानी है, पर्दा हटाना है और आप बहुत ज्यादा तैयार रहेंगे। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट, बी कॉन्फिडेंट। आता है आप लोगों को, फोड़ोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, मैं अवेलेबल रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठकर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको नहीं आता है उसको टच करने सोचने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं दोस्तों, पेपर बहुत अच्छा आएगा, आप सबसे बनेगा। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चालू हो जाएगी आज से। कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए और मिलते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना।